हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपनी बुक स्पर्श का नया पार्ट लेकर। कौन सा पार्ट है? पार्ट है हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यानी कि जो बचेंद्री पाल जी हैं उनकी द्वारा रचित ये चैप्टर है। उनकी जो एवरेस्ट की यात्रा रही, उन्होंने उस पर एक ये लेख लिखा हुआ है। लेख है इसलिए ये छोटा है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। इसमें आपको बताया गया है कि उन्होंने कैसे शुरू करी यात्रा, किन किन मुश्किलों का सामना किया, कैसी कैसी जगहों के नाम आए, सब कुछ आए, ये उन्होंने हमको बताया। किस डेट को शुरू किया, कहाँ वहाँ पहुँची तो उन्हें कैसा फील हुआ, वहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी, उन्होंने खड़े होने के लिए जगह बनाई। ये सब कुछ उन्होंने हमें इस पार्ट में बताया है। इस पार्ट में एक चीज़ और आपके लिए बहुत अच्छी से मेंशन की गई है, जो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। वो है नाम, जगहों के नाम और प्लस क्या कहते हैं, जो भी आपकी जितनी भी आपके लोग जो उनके साथ चल रहे हैं उनके नाम। ये सब चीज़ें जो जितनी मेंशन की गई हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती करी तो आपको दिक्कत आ जाएगी। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है, पढ़ना शुरू करते हैं। एवरेस्ट विजय के जिस अभियान दल में लेखिका बचेंद्री पाल एक सदस्य थी, मतलब जो एवरेस्ट को जीतने का अभियान था, एवरेस्ट थी ना, एवरेस्ट विजय, मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसको जीत के दूसरे देश से अपने देश में मिलाना, ऐसा नहीं था कि या वो तो एवरेस्ट तो है ही हमारे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, विजय करना यानी उस पर चढ़ जाना, क्योंकि उसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए उसके पर चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर चढ़ना, एवरेस्ट विजय मतलब वहाँ पर चढ़कर झंडे लगाने जैसा कार्य जो रहता है। विजय के जिस अभियान दल में लेखिका बचेंद्री पाल एक सदस्य थी, सिर्फ एक सदस्य, कई सदस्यों की टीम थी, वह उस अभियान दल के साथ 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हुई। ठीक है, दिल्ली से कहाँ गई? काठमांडू गई। काठमांडू से दिल्ली वो इन्होंने हवाई यात्रा करी, फिर रवाना हुई। इस दल से पूर्व एक दल और काठमांडू के लिए छूट चुका था, मतलब इनका जो दल गया इससे पहले एक और दल दिल्ली से काठमांडू के लिए जा चुका था, जो इन्हीं के साथ में मिलना था, जो आगे बेस कैंप पहुंचकर दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करता। यानी कि जो बेस कैंप लोग बनाते हैं ना, बेस कैंप का मतलब होता है कि हम चढ़ाई करने से पहले जिस स्थान पर रहते हैं, नीचे की साइड, पहाड़ पे चढ़ने से पहले नीचे हम जहां पहाड़ पे रहते हैं वो कहलाता है बेस कैंप। लेकिन वहां तक पहुंचना और उसके आगे पहुंचने, बहुत अब बर्फ तो वहां गिरती रहती है, तो उस बर्फ को साफ करना इन्होंने दिया ना। पूर्व एक दल जो काठमांडू छूट चुका था, बेस कैंप पहुंचकर दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करना था, यानी कि जो बहुत ही मुश्किल जो बर्फ थी उसको साफ करना उस दल का काम था। लेखिका ने उस स्थान का भी जिक्र किया जिसका नाम नमचे बाजार है। मतलब लेखिका ने हमें बताया कि हम एक जगह काठमांडू में रहे, आगे बढ़े, जहां हमको नमचे बाजार नाम की एक जगह मिली। वो भी अब जहां जहां जाती जाएंगी बचेंद्री पाल जी, वो हमको बताती जाएंगी कि इस लेख में उन्होंने ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करी, और जहां से एवरेस्ट की प्राकृतिक छटा का बखूबी अवलोकन किया जा सकता है। यानी कि नमचे बाजार से खड़े होकर एवरेस्ट को देखना बहुत ही सुंदर, क्योंकि उस समय एवरेस्ट बहुत ही करीब था, आ जाता है, तो उसको देखना बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से उसका अवलोकन करना बहुत ही सुखदायक लग रहा था। जहां से लेखिका ने भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जिसमें उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। बर्फ का फूल मतलब जहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बर्फ का इकट्ठा होना। अब बर्फ इकट्ठा कैसे होगी? बर्फ बढ़ेगी और किसी पहाड़ पर रहेगी, तो मतलब वो जो बर्फ वहां पर पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने देखा। उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्यचकित का मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में उन्होंने बर्फ का फूल इतनी बड़े उसमें नहीं देखा था। तो ये कितना बड़ा था? लेखिका का अनुमान था कि वह बर्फ का फूल करीबन 10 किमी तक लंबा हो सकता था, मतलब वो इतना बड़ा था। यानी कि बर्फ
का फूल की आपको बताएं कि जैसे बर्फ होती है, बर्फ पड़ती है, हर जगह गिरती है, लेकिन कहीं कहीं वो बर्फ जो है आकृति ले लेती है। आकृति कैसे लेती है? नीचे रखी हुई चीजों के हिसाब से आकृति लेती है। अब इतना बड़ा बर्फ का फूल कैसे? प्राकृतिक किसी पहाड़ के ऊपर कहीं पर जो है वो बनेगा। तो वो उन्होंने देखा और उन्होंने अंदाजा लगाया, ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा बर्फ का फूल था। इस अभियान दल के सदस्य 26 मार्च को पेरिस नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पे भी एक जगह है जिसका नाम पेरिस है, जहां से काफिलों और आरोहियों के दल पर प्राकृतिक आपदा मंडराने लगी। अब क्या हुआ? अब इन्होंने जब चढ़ाई शुरू करनी थी तो ये एक पेरिस नामी जगह पे पहुंचे, जहां से इनको चढ़ाई शुरू करनी थी एवरेस्ट के लिए। अब क्या हुआ? वहां पर इनके दल के ऊपर क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा मंडराने लगी, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम होता है वो अनइवन होता है। कितनी जल्दी जो है तूफान आ जाएगा, हवाएं तेज हो जाएंगी, बर्फ पड़ने लगेगी, पता चला आपका एवलांच वगैरह भी आ जाते हैं। एवलांच मीन्स बर्फ जो है पहाड़ों से सरक के आ जाती है। तो ये सब चीजें बिल्कुल कब हो जाएंगी नहीं पता। तो मतलब मौसम बिगड़ने लगा। प्राकृतिक आपदा आने का डर क्यों? मतलब मौसम बिगड़ने लगा था उस समय। यह एक संयोग ही था कि 26 मार्च को अग्रिम दल में शामिल प्रेमचंद पेरिस लौट गए थे। तो क्या हुआ कि ये एक जो उनके साथ एक थे, उनका नाम था प्रेमचंद। तो वो क्या हुआ, 26 मार्च को जो है वो वापस जो है पेरिस लौट गए। उनको वापस जाना था वो, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था, मगर उससे पहले ही वो पेरिस लौट चुके थे। उनसे सूचना मिली कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 1 तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है। तो पेरिस जाने से पहले उन्होंने ये चीज बता दी थी। भाई पेरिस बेस कैंप था, बेस कैंप से आगे बढ़ना था, कैंप 1 कैंप 2, क्योंकि एक ही दिन में तो सारी चढ़ाई पूरी नहीं की जा सकती है। तो क्या हुआ, बेस कैंप नीचे लगा, फिर उसके ऊपर कैंप 1 लगा, फिर कैंप 2 लगेगा। तो इस तरीके से चढ़ाई करी जाती है। तो चढ़ाई करने के लिए अब बेस कैंप से वो पहले एक जगह पहुंचे पेरिस। अब प्रेमचंद जी जो है वो वापस आ गए, जो पहले दल गया था उसमें से वो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उनको, तो वो वापस चले गए। तो तब तक उन्होंने जाने से पहले, पेरिस मतलब नीचे की जाने की तरफ, उन्होंने ये चीज बता दी कि कैंप 1 तक जाने का 6000 किलोमीटर का रास्ता एकदम बर्फ से साफ कर दिया गया। ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। दूसरे तीसरे दिन पार करके चौथे दिन दल के सदस्य अंग दोरजी, ठीक है, ध्यान से नाम सुनते जाइएगा, अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिरसा साउथ कोल पहुंच गए। ठीक है, ये जो नाम है ये ध्यान रखिए, अंग दोरजी, लोपसांग, गगन बिरसा। ठीक है, ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछे जा सकते हैं, या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पे भी ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो साउथ कोल पहुंच गए ये लोग। कहां पर पहुंचे? साउथ कोल नाम की जगह पर। 29 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर उन लोगों ने कैंप 4 लगाया। ठीक है, अब उन्होंने कहां पर लगाया? कैंप 4 कहां पर लगाया? उस 7900 मीटर की ऊंचाई पे। अब एवरेस्ट की जब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो कहां पर पहुंचे ये लोग? 7900 फीट की ऊंचाई पर। वहां पर पहुंचकर इन्होंने कैंप लगा दिया, कैंप 4 लगा दिया। लेखिका 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ल्होसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब सोचिए जरा, तो चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम होता है, हम ऊंचाई पर होते हैं, तो धीरे धीरे इनको इस चढ़ाई को पूरा किया जाता है, इनको चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि लेखिका 15-16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन 1984 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन कहाँ पे थी? सीधी ढलान। जगह क्या थी? ल्होत्से की सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप नंबर 3 में थी। 3 में ये पहुंच गई थी 15-16 मई तक, और वहां से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, मतलब उस कैंप 3 में 10 और व्यक्ति मौजूद थे।
उनके अलावा जो वहां पर विश्राम कर रहे थे और आगे की चढ़ाई के लिए अपनी एनर्जी बटोर रहे थे। साउथ कोल कैंप पहुंचने पर लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। अब यहां से इनकी महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू होती है, मतलब कहां पहुंचने की, अब वो सीधे चोटी पर पहुंचेंगी। तो अब उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि वहां तक हमें पहुंचना है, एक तो जीत की खुशी है और दूसरा हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, तो उसके लिए तैयारियां भी खूब करनी पड़ती हैं। ठंड भी उतनी, जितनी हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे ठंड उतनी बढ़ती जाएगी और मौसम उतना अनइवन होते जाता है कि कितनी जल्दी मौसम बिगड़ेगा किसी को कोई अंदाजा नहीं रहता। तो बचेंद्री पाल जी ने दूसरे और आगे की चढ़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सारी तैयारियां होती रही, अभियान चलता रहा, पर्वतारोही दल आगे बढ़ता रहा और अंततोगत्वा 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। तो यानी कि तैयारियां हुई, जो दल आगे बढ़ते रहे और आखिरकार परेशानियों को पार करते हुए 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 पर बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। ये चोटी अब चोटी है तो जगह भी सकरी होगी, भाई जगह भी ज्यादा नहीं रहती, तो वही चोटी एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी होकर लेखिका ने गजब का अनुभव किया। मतलब अब इतनी ऊंचाई, ये सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, वहां पहुंचकर खड़े होने का एक तो अनुभव ही अपने आप में और दूसरा वहां से नज़ारे बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने बहुत अच्छा, खुशी भी थी, वहां के नज़ारे भी थे, सबसे बड़ा जो उनको था कि हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए थे। तो इस तरीके से वो वहां पर पहुंच गई। लेखिका ने उन सूक्ष्म भावों को भी लिपिबद्ध किया जिन भावों को अभिव्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। तो उन्होंने एक छोटी छोटी सी चीज़ बताई, सिरहन, आपको किस तरीके से हम महसूस कर रहे थे, सारी चीज़ों को लिपिबद्ध करने का मतलब होता है उन्होंने लिखा, उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी कि वो कैसा फील कर रही थी। इस सफलता के उपरांत उन्हें बधाइयों का तांता लग गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँची सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे कि मैम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बधाइयाँ कि आप यहाँ पहुँच गई। लेखिका ने उस स्थान को फावड़े से काटकर उतना चौड़ा किया जिस पर वह खड़ी हो सके। तो अब वहां पे बर्फ पड़ती है, अब पहाड़ की चोटी है तो बर्फ पड़ेगी, क्या होगा, वो ऐसे ऐसे करके गिरती जाएगी। वहां जब आप चोटी पर पहुंचेंगे तो वहां पर खड़े होने भर की भी जगह नहीं रहती, तो उस जगह को चौड़ा किया जाता है, मतलब फ्लैट सरफेस किया जाता है। तो फावड़े से खोद के उन्होंने जगह बनाई जहां पर वो खड़ी हो सके, क्योंकि बर्फ अब वहां पे थोड़ी सी भुसभुसी टाइप की होती है, आपको स्टेबिलिटी नहीं देगी, आप रखोगे तो काफी हद तक अंदर धंस जाएंगे आपके पैर। तो आप जब फावड़े से काटोगे और उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ठांसते जाएंगे तो वहां पर खड़े होने की जगह बन पाती है। तो उन्होंने कहा वहां पर खड़े होने की जगह बनाई, वहां उन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया, हमारा तिरंगा उन्होंने वहां पर फहराया। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ संक्षिप्त पूजा अर्चना भी की। भाई हमारे देश की परंपरा है कि हम चाहे जितने भी आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएं, हम अपनी जो है परंपराओं को नहीं छोड़ते। तो वही चीज बचेंद्री पाल जी के साथ में भी थी, और जब वो वहां पहुंच गई तो उन्होंने वहां पे नियमानुसार कुछ पूजा अर्चना भी करी, भगवान को धन्यवाद दिया कि हम यहाँ पर सही सलामत पहुंच गए, इतनी ऊंची चढ़ाई हमने चढ़ी, तो सारी चीजों के लिए धन्यवाद दिया और उनको बहुत ज्यादा थैंक यू इस चीज के लिए भी अदा किया कि उन्होंने इनके इस सपने को पूरा भी करने में उनका सहयोग किया। फिर विजय दल का वर्णन करते हुए लेखिका ने वर्णनात्मक शैली को इस तरह एक रूप बनाए रखा कि पाठक इन घटनाओं का वर्णन आंखों देखा दृश्य जैसा लगने लगे। तो अब जो विजय दल क्यों कहा गया, क्योंकि एवरेस्ट में बहुत सारे दल चढ़ते हैं, ठीक है, काफी लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर वहां तक सभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए जो पहुंच जाते हैं उन्होंने विजय प्राप्त कर ली एवरेस्ट पे। तो इन्होंने क्या, वो उसको कहते हैं विजय दल। तो इन्होंने जिस दल के साथ किया गई है, तो उन्होंने बोला विजय दल के साथ इन्होंने जो चढ़ाई चढ़ी उसका मतलब शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि जैसे लग रहा है, हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सही में हम जो है वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं।
तो ये सारी चीजें हम आंखों देखी महसूस कर पा रहे थे वहां पर। तो हम ये पढ़ते समय हम ये चीजें महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको जैसे शैली पूछी जाती है, तो यहाँ पर शैली उनकी क्या है, वर्णात्मक शैली। उन्होंने किस शैली का इस्तेमाल किया, वर्णात्मक शैली का इस्तेमाल किया। तो ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये पाठ आपको बताता है कि कठिनाइयां हमें हर रास्ते में मिलती हैं। हम चाहे जिस रास्ते में चलें, हमें कठिनाइयां मिलती हैं, मगर उस कठिनाई, अब ये नहीं है कि हम जल्दी से वहां तक पहुंच जाएं, क्योंकि हर सफर पार करने में थोड़ा सा वक्त हमको लगता ही है, चाहे हम जहां रहें। कोई भी चीज को हम एम करें चलने के लिए, हमें वक्त लगेगा। तो उसी तरीके से बचेंद्री पाल जी ने तो बहुत ही मुश्किल रास्ता तय अपने लिए डिसाइड किया कि हम इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ेंगे। आखिरकार वो चढ़ गई और उन्होंने हमको इसका पूरा वर्णन भी बताया। तो इस तरीके से ये पाठ हमने आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे प्रीवियस जो पाठ है हमने आपको पढ़ाया था, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स थे, उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स इसमें भी रहेंगे आपके पास में, जो दे रहे हैं 1-2 पंक्तियों में। तो ये जो 1-2 पंक्तियों में आता है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो क्या था, अग्रिम दल का नेतृत्व पूर्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। तो जो अग्रिम, जो आगे दल गया था, जिसका काम था बर्फ को साफ करना, तो वो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा, क्या कारण था उन्हें ये नाम बड़ा अच्छा लगा। देखिए, एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं और सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है, और यह एक फूल की तरह दिखाई देता है, जैसे माथा हो। सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। एविशूट वासुतम में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है। तो अब यहां पर क्या हम बता रहे हैं, देखिए, सागर माथा नाम उन्हें क्यों अच्छा लगा, उन्होंने सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा, उसको पूरा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सागर के जो पैर होते हैं वो नदियां, ठीक है, सागर के जो पैर है वो नदियां हैं। सबसे ऊंची चोटी का नाम माथा रखा गया, पहाड़। पहाड़ जो है ना भाई, हमारे क्या कहते हैं, सबसे ऊंचा है, तो हमारे ऊंचा क्या रहता है, सबसे ऊंचा हमारा माथा रहता है, तो इसलिए उसको माथा बोला गया। सागर का वो माथा है और वो एक फूल की तरह दिखाई देता है, क्योंकि इतना ऊंचा है। तो वो सबसे ऊंचा, जब हम दूर से देखते हैं तो जैसे लगता है बीच में वो है, उसके चारों तरफ ऐसे 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 करके पंखुड़ियां टाइप के फूल खिला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। एक पहाड़ है, उसके नीचे छोटे 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 से जो पहाड़ हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो एक फूल की तरह दिखाई देता है वहां पर। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा, ध्वज जैसा क्या लग रहा, लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का बड़ा फूल पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा दिखाई दिया। तो वहां पर जो है एक क्या क्या हो रहा था, बाहरी बर्फ का फूल, यानी कि प्लूम, क्या ना, प्लूम बोलते हैं उसको वहां की लैंग्वेज में। तो वो उनको ध्वज की तरह प्रतीत हो रहा था, क्योंकि सबसे ऊंचा वो अकेला वहां पर खड़ा था और एकदम अकेले में, जैसे जैसे ध्वज होता है हम कहीं लहराते तो सबसे ऊंचा हमको दिखाई देता है, उसके आसपास कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो उनको ध्वज की तरह उसका शिखर दिखाई दे रहा था। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। तो हमने बताया था ना, प्राकृतिक आपदा, हिमस्खलन मतलब एवलांच जो है आया था। हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए, क्योंकि वहां हम लोगों ने बताया था ना, जब वो पेरिस पहुंचे थे तो वहां पर एवलांच, प्राकृतिक आपदा आने का खतरा था, यानी कि आई थी। तो वहां पर एवलांच आया था, जिससे वहां पर एक शेरपा की मौत हो गई थी। शेरपा मतलब जो होते हैं वहां के नेपाली लोग होते हैं, जो सामान ढो के आपको ऊपर तक लेके जाते हैं। जो भाई हम तो चल ही रहे हैं और साथ में हमारा सामान भी बहुत सारा रहता है, तो हमारे लिए वहां पे चलना मुश्किल होता है, तो सामान लाद के हम कैसे चलेंगे। तो वो लोग जो शेरपा होते हैं वो नेपाली होते हैं और वो अपनी पीठ पर सामान लाद के हमें ऊपर तक पहुंचाते हैं। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा था।
एक शेरपा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा, मतलब जब एक की मृत्यु हो गई और इतने लोग घायल हो गए तो जो जितने भी दल के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे, मतलब डिप्रेस टाइप के हो जाते हैं, मतलब इतनी खुशी नहीं थी कि चलने की जो खुशी रहती है। तो कर्नल खुल्लर ने उनसे क्या कहा, एवरेस्ट जैसे महान अभियान के खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकारना पड़ता है। यानी कि हम इतनी बड़ी चढ़ाई करने जा रहे हैं कि वहां पर ये सब चीजें हमें स्वीकारनी पड़ेंगी, हमें इनसे ज्यादा दुख नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये खतरों भरा रास्ता है। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई, यानी कि वहां पर खाना बनाने वाला जो था उसकी मृत्यु कैसे हुई। प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो प्रतिकूल जो है जलवायु, मतलब अब वो जो खाना बनाने वाला था वो प्लेन एरिया से आया था, अब इतनी ठंड में जो है उसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। वो जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ इतनी गर्मी ठंड नहीं पड़ती, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी डिफरेंट हो गया था, जो उसको परेशानी दे रहा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया। अब देखिए हर जगह हमने आपको बताया था ना, लगाने का तारीख, समय, लोग, सब चीजें मेंशन हुई थी। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब चीजें आ जाती हैं। कैंप 4 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। ये चैप्टर पढ़ाते समय भी आया था कैंप 4। तो वो 29 अप्रैल को लगाया गया था 7,900 फीट की ऊंचाई पर। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। तो जो शेरपा कुली था, उनका सामान जिनको ढूंढना था, उनको लेखिका ने अपना परिचय कैसे दिया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया हैं और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। तो अब उन्होंने क्या बताया कि हम इस पहाड़ों पर चढ़ने के बारे में, वहाँ के मौसम में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो मैं एकदम नौसिखिया हूँ, मैं जब आगे बढ़ूंगी तो आपको ही हमारा सहायक बनना है, क्योंकि वो कुली लोग कई बार एवरेस्ट चढ़ने और उतरना कर चुके थे, तो वो लोग अच्छी तरीके से वहाँ के मुश्किलों से परिचित थे। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि मैं एकदम नौसिखिया हूँ, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कैसे हमें कार्य करना है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। तो जब वो एवरेस्ट पे पहुंच गई थी तो कर्नल, सभी ने उनको बधाइयां दी थी, तो कर्नल खुल्लर ने उनको किस तरीके से बधाई दी। लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हें अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न लगेगा। तो उन्होंने ये चीज उनको बताई कि हम भाई इस इतने बड़े अभियान के लिए भाई हमारा बैकअप भी अच्छा होना चाहिए। तो माँ बाप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो बचेंद्री पाल जी के माँ बाप ने भी उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया था इस अभियान पे जाने के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने बोला कि मैं उनका बहुत बहुत जो है आभार, उनको बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आप जैसी पुत्री को जन्म दिया। फिर उसके बाद अब वापस अपने देश में हम आएंगे तो हम जो संसार पीछे छोड़ के गए थे वहां वो हमको नहीं जानता था। कौन? बचेंद्री पाल नहीं जानता था, लेकिन अब बहुत बड़ी जीत करके वापस जा रहे थे। तो अब सब लोग जानते थे बचेंद्री पाल को। पहले एक अननोन लेडी थी और जब वो एवरेस्ट पे चल के वापस अपने देश पहुंचेगी, यानी कि भारत आएगी, तो बचेंद्री पाल को जानने वाला हर एक छोटा बच्चा भी होगा। तो अब वो संसार बदल जाएगा, लोगों की निगाहें बदल जाएंगी। अब आपके लिए हर निगाह में सम्मान होगा, प्यार होगा, गर्व होगा। तो ये सारी चीजें बदलाव आएंगे। अब यहां से हमारा शुरू होते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो 1-2 पंक्ति में हम दे रहे थे। अब हमें क्या करना है, वो 2 से 3 पंक्तियों में आ जाएगा हमारा। क्या दिया इन्होंने? प्रश्नों के उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देने हैं। मतलब अभी तक जो हम सिर्फ एक लाइन के आंसर्स कर रहे थे, अब वो आंसर्स हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इनको बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो वो उन्होंने नजदीक से कहां से देखा था? नमचे बाजार से। तो वहां से उन्हें सबसे नजदीक उन्होंने एवरेस्ट पहली बार देखा था।
नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की रह गई। वह एवरेस्ट जो है लेहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों की निहारती रही। मतलब वो एवरेस्ट की जो नदियां थी उनको इतनी अवाक होकर ना कि इतना सुंदर ये प्रदेश कैसे हो सकता है, इतनी सुंदरता, इतना चारों तरफ, मतलब बर्फ है, सफेद है, सब कुछ सफेद है, उसमें रंग नहीं है ज्यादा, लेकिन तब भी जो प्राकृतिक छटा जो बिखरी हुई है वो बहुत ही सुंदर थी। तो ये वहां पर आपको उन शब्दों में लिखना है जो बचेंद्री पाल जी ने एक्सप्लेन करी थी। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें निम्न जानकारियां दी। एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना। अब चढ़ने से पहले, जब हम चढ़ते हैं ऊपर जाने से पहले कुछ ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो ये ट्रेनिंग सेशन में ही उनको क्या क्या चीजें बताई गई थी। पहला क्या है, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, यानी कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो तो एल्युमिनियम की जो सीढ़ियां हम साथ लेकर चलते हैं उन्हें जोड़कर कैसे पुल बनाया जाए। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, कैसे हम बांधेंगे ताकि अगर हमारे हाथ या हम फिसलते हैं तो वो हमको कैसे रोक लें उन ऊंचाइयों से। अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। मतलब जो दल आगे गया था जिसका काम था बर्फ को साफ करना, और जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था, जो है उपनेता हमारे प्रेमचंद जी। तो वो जो दल आगे गया था जिसका काम बर्फ साफ करना था, उनकी भी जानकारी दी कि उनका कार्य कहाँ तक पहुंचा, वो कितनी मुश्किलों के साथ आगे पहुंचे। ये सारी जानकारी भी डॉक्टर मीनू मेहता जी ने दी जब वहां पर वो सेशंस ले रही थी। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग उनकी टीम के सदस्य थे, उन्होंने क्या बोला? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कठिन और रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। वे लेखिका की सफलता चाहते थे और उन्हें पूरी आशा थी कि वे होंगी। तो क्या दिया? तेनजिंग ने उनकी तारीफ में कहा कि आप तो पहाड़ों की ही हैं, मतलब आप पहाड़ों से इतना ज़्यादा फ्रेंडली हैं, इतने अच्छे से, क्योंकि आप खुद भी पहाड़ों पर रहती रही हैं, तो आप पहाड़ों को आप एक ही जो अटेम्प्ट में वो पहुंच जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि इस बार नहीं तो अगली बार। कई लोग कई बार चढ़ने के बाद पहुंचते कि एक बार करा, तबीयत खराब हो गई या किसी तूफान आ गया, कुछ हो गया तो नहीं, वापस आ गए, फिर दोबारा जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले अटेम्प्ट में ही शिखर पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि आप बहुत ही दृढ़ संकल्पी और हिम्मती लेडी हैं। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? यहाँ पर लेखिका को अपने दल के साथ जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए। तो मतलब जो लोग साथ में उनके थे, अब ये तो दल तो चलता है, लेकिन जैसे उस दल में भी 2-2, 3-3 के लोग रहते हैं साथ साथ में चलने के लिए, तो इनको 2 लोगों के साथ चलना था, जय और मीनू के साथ। लेकिन बचेंद्री पाल आगे चल गई और वो दोनों पीछे रह गए थे चढ़ाई के समय में। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? मतलब तंबू तक जाने का रास्ता कैसे? तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरा था, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा बहुत बड़ा आकर गिर गया था तंबू के रास्ते में, जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका को बाहर निकाला। तो क्या हुआ? बर्फ के एवलांच तो आए थे वहां पर, बर्फ और कैंप लगा हुआ था, तो जो एवलांच आया तो उसमें क्या हुआ? लेखिका तंबू के अंदर ही फंस गई और बहुत बड़ी बर्फ जो है वो तंबू के ऊपर आकर गिरी थी। बचेंद्री पाल जी तो बच गई, लेकिन अब कैंप से भी उनको बाहर निकालना था। तो लोब्सांग जी ने क्या किया? अपनी छुरी से जो है वो बर्फ को क्लियर किया और जो है वो रस्सियों को काट के तंबू से बाहर उनको लेकर आए। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू करी? अब उन्होंने बताया ना कि अब यहां से महत्वपूर्ण क्या थी, वो अंतिम चरण की जो थी वो चढ़ाई थी, उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की थी। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे
उतर गई। तो अब हम जब चलेंगे तो हमें भूख प्यास भी तो लगेगी भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई। तो ये सारी चीजें, और ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी होती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की हमें कमी होने लगती है, क्योंकि हम सांस भी ज़्यादा लेते हैं और ऊपर एरिया में ऑक्सीजन भी कम मात्रा में एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एकदम से कहीं अगर सांस उखड़ती है तो ऑक्सीजन लगाया जाता है। तो बचेंद्री पाल जी ने ऑक्सीजन के सिलेंडर, खाने पीने की कुछ चीज़ें, एक गैस चूल्हा और चाय और जूस वगैरह भी उन्होंने एकत्र किया, ताकि वो भी ले सकें और उनके जितने मित्र हैं वो भी ये सब चीज़ें खा पी सकें। अब क्या यहाँ पे देखिए, फिर से क्वेश्चन का भी हमने सबसे पहले पढ़ा, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट थे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आए, अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। 50 से 60 शब्दों का मतलब हो जाएगा लगभग 1 पेज आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। तो देखते क्या है, उपनेता प्रेमचंद ने किन परिस्थितियों से अवगत कराया, क्योंकि जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने क्या क्या परिस्थितियां बताई थी। उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को निम्न स्थितियों से अवगत कराया। क्या क्या स्थितियां थी? पहली बड़ी बाधा खुबुम हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। वहां पे कितनी बुरी तरीके से हिमपात हो रहा था, मतलब बर्फ गिर रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात से ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। तो इतना जो कैंप उन्होंने लगाया और वहां तक का जो कैंप 1 लगाया वहां तक का पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है। यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई हैं तथा झंडियों के रास्ते से चिन्हित कर दिया गया। अब देखो चारों तरफ बर्फ होती है तो हमें किस रास्ते जाना है, हम कहाँ जाएंगे। तो ये जो अग्रिम दल गया था इसका क्या काम था कि एक रस्सी बांध देना ताकि हमें रास्ता पता रहे। अब वो रास्तियों में, क्योंकि चारों तरफ सफेद होता है, तो रंगीन झंडियां बांध दी जाती हैं कि आपको इन रास्तों पे आगे बढ़ना है। तो वही काम उन्होंने किया था। बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया, मतलब जो बड़ी मुश्किलें होती हैं उनका भी जायजा लिया जा चुका है। ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। हमें रास्ते खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। तो अब क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा हिमपात हो रहा था और अगर उतना ही हिमपात और कई दिन तक या उससे ज्यादा होता रहा तो अभी तक जो रास्ते साफ करने और जगहों को चिन्हित करने का काम किया गया है वो सारा व्यर्थ हो जाता और ये सारा काम फिर से दोबारा करना पड़ता और ऊपर चढ़ने का काम और डिले हो जाता, क्योंकि ये काम जो अभी करके वो लौटे थे वो फिर से उन्हें करना पड़ता। तो ये सारी जानकारी उन्होंने दी। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि हिमपात यानी कि बर्फ कैसे बरसती है। तो यहाँ बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है, यानी कि बर्फ के जो खंड होते हैं वो अव्यवस्थित ढंग से, मतलब कोई एक शेड्यूल नहीं रहता कि कैसे बरसेंगे। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। अब ग्लेशियर्स आप सभी जानते हैं वो एक जगह टिके नहीं रहते, वो बर्फ की बहती हुई नदी है, यानी कि उसमें बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं वो आपस में रगड़ खाते हुए वो आगे बढ़ती रहती हैं। तो वो बहती हुई नदी है, हलचल मची रहती है क्योंकि टकराहट होती है, उसमें बहुत शोर होता है, जैसे जैसे बर्फ टकराएगी शोर भी बहुत होता है। इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। तो जितनी भी जब रगड़ होगी तो चट्टानें गिरती रहती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि अगर एकदम से मौसम में परिवर्तन हो तो परिस्थितियां और बद से बदतर हो जाती हैं। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अधिक हिमपात के कारण तापमान में भारी गिरावट आती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जो अब ये जो ग्लेशियर जो बह रहे हैं इनसे क्या होता है, ये पत्थर पहाड़ों तक को काट देते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है। तो अब क्या है, इनमें खाइयां, जो धरती होती है उनमें खाइयां भी बन जाती हैं। जैसे बर्फ खिसकी आगे तो खाइयां बन गई, तो खाइयां बनने से भी खतरा बढ़ जाता है। अब उन्होंने क्या बताया, अगर बहुत ज्यादा हिमपात होता है तो खतरे भी बढ़ते हैं और परिस्थितियां बदलती चली जाती, क्योंकि मौसम में गिरावट आ जाती है। जितनी ज्यादा बर्फ गिरेगी मौसम में भी गिरावट आने लगती है।
लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन कीजिए। अब उनके एक बार बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो है उनके उस पे गिर गया था, कैसे और क्या हुआ। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन बहुत ही भयानक एवं खतरनाक था। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी। रात 12:30 बजे एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई और वह जाग गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। एक लंबा बर्फ पिंड ल्योत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति के साथ और भीषण गर्जना के साथ गिरा था। इसने लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया था। इससे चोट तो सभी को लगी थी पर मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। तो हमने बताया ना, जैसे ग्लेशियर टकराते हैं तो वो खंड जो है ना घर्षण के साथ जो है ना एक बहुत बड़ा खंड गिर के उनके कैंप के ऊपर आ गया था। इससे बहुत ज्यादा आवाज भी हुई थी, बहुत सारे लोगों को चोट आई थी, लेकिन मृत्यु किसी की भी नहीं हुई थी। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया, क्या कारण था। लेखिका को अपने दल में अन्य सदस्यों जय की तथा मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। ठीक है। 3, चूंकि लेखिका साउथ कोल अपने सहयोगियों से पहले पहुंच गई थी, इसलिए वह अपने साथियों की सहायता हेतु पुनः दुर्गम पहाड़ियों से नीचे उतरी थी। यानी कि अपने जो जिनके साथ चढ़ना था उनको, जय, मीनू और की के साथ उन्हें ऊपर दल में जाना था, वो उनसे पहले बेस कैंप पे ऊपर पहुंच गई थी। अब जब वो लोग आए तो उनको लेने के लिए फिर उस दुर्गम रास्ते से वो नीचे उतरी कि हम अपने सदस्य के दलों को लेकर ऊपर चलते हैं। तब वह की के सामने पहुंची तो वह यह देखकर हक्का बक्का रह गए कि लेखिका इतने दुर्गम रास्तों को पार कर यहाँ दोबारा आ पहुंची। तो यहाँ पर उतने मुश्किल रास्ते को दोबारा तय करना, एक बार तय करना पड़ा उसको, वो फिर से उतरी थी उन लोगों को लेने के लिए। तो यही सब चीजें देखकर की बहुत ही हक्का बक्का रह गए थे। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए उनका वर्णन कीजिए। तो जैसे जैसे कैंप बनाए गए थे, 4 कैंप बनाए गए थे, इनका पूरा वर्णन हमें करना है। कैसे। बेस कैंप, सबसे पहला कैंप जहां पर सब एकत्र हुए थे और वहां से चढ़ाई शुरू करनी थी। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यही दिया था। यानी कि उन्होंने बताया था ये परेशानियां आप लोगों को आगे फेस करनी पड़ेंगी। कैंप 1 सबसे पहले बेस कैंप था, फिर उसके बाद कैंप 1 लगाया गया। यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। यह हिमपात से ठीक ऊपर था। इसमें सामान जमा था, यानी कि सामान पहले से आप लोग नीचे से ले जाके वहां ऊपर कैंप 1 में इकट्ठा कर दिया गया था। कैंप 2 यह चढ़ाई के रास्ते में था। मतलब पहले हम बेस कैंप से कैंप 1 तक पहुंचेंगे, फिर कैंप 1 से कैंप 2 तक पहुंचेंगे, जो चढ़ाई के रास्ते में जहां पर रुककर ये लोग थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। फिर कैंप 3, इसे ल्योत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था, मतलब सीधी ढलान थी। यह रंगीन नायलॉन से बना था और यही ल्योत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ का जो पिंड है वो कैंप पर गिरा था। यह ग्लेशियर पर लगाया गया था, तो वहां ग्लेशियर के बगल में ही था, तो इसलिए वहां खतरे भी ज्यादा थे। अब कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। ये जहां से हमें लास्ट, उसके बाद हमें साउथ कोल पहुंचना था। साउथ कोल कैंप यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई थी। यानी कि जब हम जहां से उन्होंने तैयारियां सारी, बचेंद्री पाल ने सारी अंतिम तैयारियां करी थी ना, उन्होंने गैस सिलेंडर्स, खाने पीने की चीजें, चाय और जूस इकट्ठा किया था, वहीं से साउथ कोल से इन्होंने आखिरी दिन, उसके बाद ये लोग सीधे जो है अपना एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उठ रही थी। एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। चट्टानें इतनी भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। लेखिका को फावड़े से बर्फ की खुदाई करनी पड़ी ताकि स्वयं को सुरक्षित और स्थिर कर सके।
दृश्यता शून्य तक पहुंच चुकी थी, मतलब वहां पर सब सीधी ढलानें थी, ऐसे ऐसे करके सीधी ढलान बनी थी, सीधी ऐसे करके सीधी ढलान थी, कहीं पर भी खड़े होने की जगह नहीं थी। बर्फ एकदम अनइवन थी, मतलब इतनी भुरभुरी थी कि आप खड़े नहीं हो सकते वहां पर। उस चोटी पर दो व्यक्ति एक साथ नहीं खड़े हो सकते थे। तो लेखिका ने क्या किया, फावड़े से वहां पर बर्फ को स्थिर किया और वहां पर खड़े होने की जगह भी बनाई। सम्मिति ये अभियान, सम्मिलिति अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री पार के किस कार्य से मिलता है? लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिलता है जब वह अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। जय ने उनके प्रयास को खतरनाक बताया तो बचेंद्री ने जवाब दिया, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूं, इसलिए इस दल में आई हूं। शारीरिक रूप से ठीक हूं, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। यह भावना उनकी सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो वो कैसे, मतलब दूसरों की इतनी खराब मौसम में भी अपनी फिक्र छोड़ के वो दूसरों की सहायता कर रही थी। तो ये उनके सहायता नेचर को बताता है। अब यहां से हमें आश्रय स्पष्ट करना है। आश्रय स्पष्ट करने का मतलब है हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है ये चीज हमें बतानी होगी। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ये क्यों बोला गया था? यह कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के समाचार के बाद कहा था। उन्होंने सदस्यों के उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से वास्तविक में परिचित कराया था कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आसान काम नहीं है, यह जोखिम भरा अभियान होता है। यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे स्वाभाविक घटना के रूप में लेना चाहिए। सच्चा पर्वतारोही इस तथ्य के साथ ही अपना अभियान प्रारंभ करता है। मतलब ये सब चीजें नेचुरल हो जाती हैं जब हम इतनी मुश्किल चढ़ाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कथन क्या है? सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार पर गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब ये उन्होंने बोला था कि हमको इस चीज का डर था कि हमारे इस यात्रा के दौरान कितने लोगों को ये हिमपात जो है वो प्रभावित करेगा। क्या था इसका मतलब? इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है। यह दरार गहरी और चौड़ी होती चली जाती है और हिमविदरों में बदल जाती है। ये बहुत भयानक होते हैं। यह सुनकर लेखिका का भयभीत होना स्वाभाविक था। इससे भी ज्यादा भयानक जानकारी थी कि पूरे प्रयासों के बाद यह भयंकर हिमपात पर्वतारोहियों व कुलियों को परेशान करता। उन्हें इनका सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई करनी है तो सामना तो करना ही है। लेखिका इस बात से भयभीत थी कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह और उनके सहयोगी पर्वतारोही हर क्षण खतरों से घिरे रहेंगे। तो मतलब खतरा हर समय चारों तरफ मंडरा रहा था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। अंदर से इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो ये कहाँ का क्षण था? जब वो एवरेस्ट पे पहुंच गई थी और छोटी सी पूजा अर्चना उन्होंने करी थी। लेखिका जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया और चुंबन किया, उसके बाद एक लाल कपड़े में दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। वह बहुत खुश थी और उसे अपने माता पिता का स्मरण हुआ। इस विजय में लेखिका ने भगवान और अपने माता पिता का बारी बारी नमन किया। यह लेखिका के लिए अत्यंत गौरव का क्षण था। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में पहचाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था?
जो दल चल रहा था बचेंद्री पाल का, उस दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रेमचंद, शिव कुमार, जंग बहादुर या विष्णु बहादुर? तो कौन कर रहा था? वो कर रहे थे प्रेमचंद जी। आंसर चेक करते हुए चलेंगे साथ साथ में। देखिए प्रेमचंद जो है उस दल का अग्रिम नेतृत्व कर रहे थे। अब ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नाम हैं इस चैप्टर में, तो उन नामों को भी हमें याद रखना है, क्योंकि अगर हम नाम भूलेंगे तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ बात आ जाए, कौन साथ था कौन नहीं साथ था। तो इन सभी नामों को बहुत ध्यान से जब भी चैप्टर पढ़िएगा पूरा ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। किसके बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती हैं? क्या बहता है कि बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो गिरने लगती हैं? तो वो क्या होता है? वो होता है ग्लेशियर के बहने से। क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्लेशियर क्या होता है? एक बर्फ की बहती हुई नदी होती है। ये बर्फ के पहाड़ होते हैं जो बराबर मूवमेंट करते रहते हैं, और मूवमेंट करने से क्या होता है? रगड़ होती है तो वो भड़बड़ा के गिरने भी लगते हैं। तो यहाँ पर क्या था? ग्लेशियर के बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती हैं। तो आंसर चेक करते हैं सबसे पहले। देखिए ग्लेशियर के बहने से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या दिया है? तेंजिंग कौन थे? तो तेंजिंग कौन थे? हिलेरी के भाई, हिलेरी के गुरु। तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। फिर तेंजिंग नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो सही क्या था हमारा? तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एक एवरेस्ट पर चढ़े थे। चेक करेंगे आंसर। ये देखिए सही है हमारा, तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एवरेस्ट का शिखर कैसा था? कैसा जो उसका शिखर था उसमें जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कैसा शिखर था। वृत्ताकार, शंखाकार, उबड़ खाबड़ या कठोर? तो वो कैसा था? वो वृत्ताकार आकार में था, वृत्ताकार था हमारा। देखते हैं, ये देखिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 में क्या है? बचेंद्री ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? जब वो एवरेस्ट पे पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? एवरेस्ट की बर्फ को माथे से लगाया, भोजन किया, अपने साथियों का धन्यवाद किया, अपने भाग्य को सराहा। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट की बर्फ को अपने सर माथे पर लगाया। वो उनका सपना था, और जब वो चढ़ गई थी तो वो बहुत खुश थी, एवरेस्ट को प्रणाम करना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने वहां की बर्फ को अपने सर माथे पर लगाया था। तो क्या बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पे पहुंचकर सबसे पहले एवरेस्ट की बर्फ को माथे पर लगाया था। अब है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में। क्या दिया है? बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म के बारे में अब ये आपको कहाँ नॉलेज मिलेगी? तो जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे हम ये चैप्टर 2 ले रहे हैं, हमें इसके एमसीक्यूज रेडी करने हैं, तो ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज का मतलब कहीं एक लाइन में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आप उसके राइटर को देखेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके शब्दार्थ जो दिए हैं वो भी दिए हैं, और अगर एक्स्ट्रा टिप्पणियां दी हैं तो वो भी आपको पढ़नी है। तो चैप्टर का मतलब उसमें आपको जो का से लेकर आखिरी में ज्ञा तक जितना कुछ उस चैप्टर के अंदर लिखा है आपको सब कुछ पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आप राइटर का आप इंट्रो यानी जीवन परिचय देखेंगे लेखक का, तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब इस पार्ट की राइटर हमारे बचेंद्री पाल जी हैं, तो उन्हीं के बारे में है। बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? 24 मई सन 1964, 24 मई 1954, 24 मई 1962, 24 मई सन 1965। तो सही जो आंसर है वो है 24 मई सन 1954 को उनका जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? बचेंद्री पाल ने किस विषय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी? तो उन्होंने अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत या हिंदी? उन्होंने संस्कृत में MA की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। उन्होंने संस्कृत काफी अच्छे से आती थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपके पास में?
बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? क्या कारण है कि उनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध है? वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करी। वह पहली भारतीय आईपीएस अधिकारी थी। वह भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो क्या कारण है? वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी थी। ये देखिए आंसर, वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी थी। अब इसके बाद में हमारे पास आएगा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या है? बचेंद्री पाल किस अभियान दल में शामिल हुई थी? कौन से उस दल का नाम क्या था? पोलियो उन्मूलन अभियान में, कुष्ठ निवारण अभियान में, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में, साक्षरता मिशन में। तो वो किसमें शामिल हुई थी? इंडियन माउंटेन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में वे शामिल हुई थी। अब आता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या है? पर्वत शिखर पर फूल यानी प्लूम कैसे बनता है? क्या कारण है वो फूल बनता है? प्रकृति के द्वारा, वर्षा होने के कारण, या 150 किमी से अधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से, शेरपाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्लूम जो फूल बनता है वो कैसे बनता है? 150 किमी से अधिक गति की अगर बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं तब इस तरह का फूल बनता है, फूल या प्लूम जिसको बोलते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारे पास गद्यांश आया है। पहले हम गद्यांश देखेंगे। ये गद्यांश हमारी उसी चैप्टर से लिया गया, यानी एवरेस्ट हमारी शिखर यात्रा से। तो क्या दिया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूं और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पे जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो ये एक गद्यांश था जो हमारा इसी चैप्टर से लिया गया है और इसी पर आधारित हमारे पास अब प्रश्न आएंगे। क्या है? तेंजिंग कौन थे? एक बहुत बड़े राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति या भारतीय सेना के बहादुर सिपाही। तो तेंजिंग एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये जैसा कि उसमें दिया भी गया, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसमें ये चीज मेंशन थी। अब है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, तेंजिंग ने किस बात को महत्व दिया? कौन सी ऐसी बात थी जो महत्व दे रहे थे? प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुली से बात करनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य को एवरेस्ट पर चढ़ना चाहिए, प्रत्येक सदस्य को अपना सामान स्वयं उठाना चाहिए, कुछ दिन कैंप में रुकना चाहिए। तो यहां पर जो सही उन्होंने जिस चीज पर महत्व दिया था वो था प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुली से बात करनी चाहिए। देखिए हम उनके साथ चल रहे हैं, अगर हम बात करते रहेंगे तो रास्ता, एक तो हम लोग को क्या होता है ना, जब बात करते हैं तो रास्ता इतना टफ नहीं लगता, और दूसरा जो शेरपा चल रहे हैं वो अच्छी जानकारी रखते हैं उस जगह के बारे में, वहां के मौसम के बारे में। तो हम एक तरीके से एक से घुल मिल जाएंगे तो एक दूसरे की बातों को समझने और जानने में हमें आसानी होगी। तो इसीलिए जो है तेंजिंग ने इस बात पर महत्व दिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। बचेंद्री पाल का ये कौन सा अभियान था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जैसा गद्यांश में दिया है कि बचेंद्री पाल का ये पहला अभियान था। आंसर देखते हैं, बचेंद्री पाल का ये पहला अभियान था। बात है प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या दिया है? तेंजिंग को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले कितनी बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था? 2 बार, 4 बार, 5 बार या 7 बार? तो सही क्या था? तेंजिंग को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। अब है
प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया है, बचेंद्री पाल के लिए तेंजिन ने क्या शब्द कहे। जब उन्होंने बोला था ना हम नौसिखिया हैं, तो उसमें उन्होंने क्या शब्द बोले थे। तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। का और खा दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो सही क्या है हमारा, तीसरा वाला, यानी कि गा, का और खा दोनों कथन सत्य हैं। उन्होंने बचेंद्री पाल के बारे में बोला था कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें पहले ही प्रयास में एवरेस्ट में पहुंच जाना चाहिए। तो ये दोनों कथन सही थे, इसीलिए यहां पर का और खा दोनों कथनों को सत्य लगाया गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 में क्या है, हिम विदर्से का तात्पर्य क्या है। एक शब्द दिया है हिम विदर्से, उसका मतलब क्या होता है। तो अब हम आपको बता दें, ये जो है ये आपके शब्दार्थ हैं, तो उसमें से भी हमने कुछ लिए हैं ताकि आप शब्दार्थों को भी अच्छे से पढ़ सकें। तो क्या है, दरार, तरेड़, उपरोक्त दोनों या प्राप्ति। तो यहां पर हिम विदर्से का मतलब होता है दरार और तरेड़ दोनों। मतलब कि जब हम चलते हैं, जैसे कि पहाड़ है, अब पहाड़ क्या है ना, बर्फ पड़ती है, अब कहीं पर पहाड़ों के बीच में जगहें होती हैं, तो वहां पर क्या है, दरारें पड़ी रहती, बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें होती हैं, आप उस कूद के पार नहीं कर सकते हैं। तो उनको पार करना भी बहुत मुश्किल है, या तो आप अपना रास्ता चेंज करिए, उन दरारों से पार होकर ऐसे जाइए, या उस दरार को आप क्रॉस करिए। तो क्रॉस करने के भी कई अपने तरीके होते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, हिम विदर्से। तो सही हमारा क्या है, ये दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। यहां पर ये दोनों ही आंसर हमारे सही आ रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है और आपको आंसर दे दिया जाता है सिर्फ दरारें, तो आप दरारे पे लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही मतलब होते हैं, तो आपको दोनों मतलब याद रखने कि अगर आपके पास एक ऑप्शन भी आता है तो आपको पता रहे कि सही इसमें है क्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या है, आरोहण से क्या तात्पर्य है। आरोहण शब्द क्या होता है, चढ़ना, ऊपर की ओर जाना, उपरोक्त दोनों सही है, आरोही की आवश्यक सामग्री। तो सही क्या है, आरोहण का तात्पर्य मतलब चढ़ना, ऊपर की ओर जाना, दोनों ही सही है, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो फिर हम आपसे वही चीज बोलेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है आरोहण से क्या तात्पर्य है और आपके पास ऑप्शन में आता है ऊपर की ओर चढ़ना, तो ये एकदम सही ऑप्शन है। अगर सिर्फ एक दिया जा रहा है और ये नहीं दिया जा रहा है तो आप इस पे लगाएंगे टिक, उपरोक्त दोनों पे नहीं। ऊपर ये मत ढूंढेगा कि उसमें तो उपरोक्त दोनों नहीं था, हम उपरोक्त दोनों इसलिए लगा रहे हैं कि ये दोनों ही ऊपर के ऑप्शन आपके सही हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए, दोनों होते हैं। अगर कोई एक ऑप्शन पूछा जाए तो आप उस ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू कब चल पड़ा था। तो वो कौन सा समय था जब ये लोग किस दिन चले थे, 7 मार्च को, 5 मार्च को, 10 मार्च को या 8 मार्च को। तो सही क्या है, 7 मार्च को चढ़े थे वो लोग, 7 मार्च को चले थे। देखते हैं, ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहां से देखा था। एवरेस्ट की चोटी उन्होंने सबसे पहले कहां से देखी थी, हवाई जहाज से, बेस कैंप से, एवरेस्ट के तल से या नमचे बाजार से। तो उन्होंने सबसे पहले बचेंद्री पाल ने नमचे बाजार से एवरेस्ट की चोटी को देखा था। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहां से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता था। जब वो लोग चढ़ते थे तो किस तरफ से आते थे वो तूफान, पूर्वी दक्षिणी पहाड़ी से, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से, उत्तर पूर्वी पहाड़ी से या दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी से। तो सही जो आंसर है वो है दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से जो तूफान आते थे वो उन लोगों को झेलने पड़ते थे। मतलब शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी की ओर से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता था। अब है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, 26 मार्च को पेरिस पहुंचते ही लेखिका को कौन सा दुख भरा समाचार मिला था। बर्फ से रास्ता बंद होने का,
अभियान स्थगित होने का, शेरपा कुली के घायल होने का, एक शेरपा कुली की मृत्यु का। तो जब वो पेरिस पहुंची थी तो उन्हें सबसे पहले जो दुखद समाचार मिला था वो था एक शेरपा कुली की मृत्यु हो जाने का। ये देखिए, शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी, ऐसा ये दुखद समाचार मिला था। वे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को सहज भाव से क्या स्वीकार करने को कहा था? जब सभी को ये इस तरीके से शेरपा की मृत्यु हो जाने की खबर मिली थी तो सब बहुत डिप्रेस हो गए थे, उदास भी हो गए थे। तो क्या चीज कर्नल खुल्लर ने उन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंकरेज करते हुए क्या चीज बोली थी? किसको आपको स्वाभाविक तौर से एक्सेप्ट करना चाहिए? तो क्या था वो? कठिन चढ़ाई को, मृत्यु को, परेशानियों को, या इनमें से कुछ नहीं। तो कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को सहज भाव से मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए बोला था कि उन्हें इस मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 23 में क्या दिया गया है? कैंप एक आपको पता है नीचे से लेकर बेस कैंप से लेकर चढ़ाई तक 4 कैंप लगाए गए थे। तो उन कैंप की कितनी डिस्टेंस पे थे? जैसे कैंप 1 कितनी ऊंचाई पर लगा था? पहला कैंप कौन सी कितनी ऊंचाई पर लगा था? तो वो लगा था 600 मीटर पे, 5000 मीटर पे, 6000 मीटर पे या 8000 मीटर पे। तो पहला कैंप जो कैंप 1 है वो लगा था 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या है? रसोई सहायक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? जो रसोई सहायक था उसकी मृत्यु किस कारण से, क्या कारण था कि हो गया था? हिमपात के कारण, जलवायु के सही ना होने के कारण, हिमखंडों के खिसकने के कारण या बीमारी के कारण? तो जो रसोई सहायक की मृत्यु हुई थी वो थी जलवायु के सही ना होने के कारण, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है बहुत चिल्ड होता है, ठंडा होता है। तो वो सब चीजों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? लेखक के अनुसार अचानक हमेशा ही खतरनाक स्थिति कैसे बन जाया करती थी? उनके अनुसार लेखक ने कैसे एकदम से ही खतरनाक स्थितियां हो जाया करती थी? बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के अचानक गिरने से, अत्यधिक बर्फ गिरने से, बर्फ के ग्लेशियर बनने के कारण, बीमार पड़ने के कारण। तो सही क्या था? लेखिका के अनुसार अचानक बड़ी बड़ी चट्टानों के अचानक गिरने से। बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होती थी? अचानक गिरने के कारण खतरनाक स्थितियां बन जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है? कौन सा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले ही निश्चित किया गया था? मतलब जिस दिन से हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी, बचेंद्री पाल जी ने पढ़ाई शुरू की, तो उससे कौन सा दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन कौन सा निश्चित हुआ था कि कैंप 1 तक सामान ढो कर लेकर हम लोग कैंप 1 तक पहुंचेंगे? तो वो कौन सा दिन निश्चित था? पहला दिन था, दूसरा दिन था, तीसरा था या 5वां था? तो सही क्या था? तीसरा दिन था। दिन हिमपात से आपका जो दिन 5 से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित कर दिया गया था। तो तीसरे दिन उनको सामान ढोकर लेके जाना था। अब है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? कैंप 1 पर पहुंचने वाली 2 महिलाएं कौन थी? कैंप 1 जो लगा हुआ था उस पे जो 2 महिलाएं पहुंची थी, बहुत सारे लोग थे, तो जो 2 महिलाएं थी उनमें से वो कौन थी? डॉक्टर मीनू मेहता तथा बचेंद्री पाल, रीता गोबू तथा बचेंद्री पाल, डॉक्टर मीनू मेहता तथा रीता गोबू, या इनमें से कोई नहीं? तो जो 2 महिलाएं कैंप 1 में पहुंची थी वो थी रीता गोबू तथा बचेंद्री पाल सबसे पहले पहुंची थी। अब है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है? 29 अप्रैल को कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर लगाया गया था? कैंप 4 की ऊंचाई कितनी थी? जो कब लगा था? 29 मार्च को लगा था। तो यहां पर उसके कई सारे दिए हुए हैं। आपका कितना दिया है?
आपका दिया है 69 मीटर, 89 मीटर, 79 मीटर और 59 मीटर। हम यहाँ बता रहे हैं आपको 69,000 मीटर, 79,000 मीटर, आपका 79,000 मीटर और 59,000 मीटर। तो यहाँ पर ये पूरा आपका दिया हुआ था। तो सही आपका क्या था? तो यहाँ पर सही है हमारा 69,000 मीटर, यानी कि 70,000 मीटर की ऊंचाई पर आपका 4th कैंप लगाया गया था। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में क्या दिया है? बचेंद्री पाल और उनके साथियों ने तंबू का रास्ता साफ करने में कौन सफल हो गए थे? मतलब बचेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में कौन सफल? उनका भाई बर्फ गिर गई थी ना उनके टेंट के ऊपर, तो उसका रास्ता किसने साफ किया था? किसने सफलता करी थी कि उनका जल्दी से टेंट साफ हो जाए? लोपसांग, तशरिंग, एन.डी. शेरपा, लोपसांग व तशरिंग। तो सही हमारा क्या है? लोपसांग जो है उन्होंने उस रास्ते को साफ किया था। जब उनके कैंप पे, बचेंद्री पाल के कैंप के ऊपर पूरी बर्फ गिर गई थी, तो और उसके आगे भी गिर गई थी, तो उनका कैंप पीछे हो गया था, आगे पूरी बर्फ गिर गई थी। तो वहां तक बचेंद्री पाल के टेंट के पास तक पहुंचने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए किसने वो रास्ता साफ किया था? वो रास्ता लोपसांग ने साफ किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या दिया है? बचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश किसने की थी? जब उनके कैंप के ऐसा हुआ था, उनको भी थोड़ी सी चोट आई थी और कैंप के ऊपर भी सब हो गया था, तो कौन उनको बोल रहा था अब आगे मत जाइए? कि जय, मीनू या शेरपा? उसे किसने रोका था? जय ने। जय उनको रोक रहा था कि आप आगे की तरफ मत जाइए, क्योंकि आगे का रास्ता और ज्यादा मुश्किल है। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से क्या प्रसिद्ध है? पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर की जगह के नाम से क्या चीज मशहूर है? ईस्ट कोल, वेस्ट कोल, नॉर्थ कोल, साउथ कोल। तो जो सही इस नाम से पृथ्वी की सबसे टफ जगह के नाम से फेमस है वो है साउथ कोल, क्योंकि ये जगह जो है ना बहुत ठंडी होती है, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है, इसलिए सबसे टफ एरिया माना जाता है ये पृथ्वी का। अब है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है? बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला कौन था? जो उनके दल में था जिसने बगैर ऑक्सीजन के चढ़ाई करी थी, क्योंकि जब इतनी ऊंचाई पे पहुंच रहे थे और जो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लेवल पे होते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन सूटेबल होती, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमको जो है कम होने लगती, ऑक्सीजन कम होने लगती, तो लोगों को ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। लेकिन उन सब में एक था जिसने ऑक्सीजन नहीं लगाई थी। कौन था? कि जय, अंगदोर्जी या बचेंद्री पाल। तो उसमें थे अंगदोर्जी, जिन्होंने बिल्कुल भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया था शिखर तक पहुंचने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है? बर्फ काटने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा था? यानी कि जब बचेंद्री पाल के टेंट के ऊपर और उनके रास्ते के आगे जब बर्फ गिर गई थी, तो कौन से औजार का इस्तेमाल किया गया था बर्फ को काटने के लिए? फावड़े का, स्विस छुरी का, नुकीली छड़ी का, या इनमें से कोई नहीं? तो इस्तेमाल किसका किया था? फावड़े का। फावड़े का इस्तेमाल किया गया था ताकि उस बर्फ को साफ किया जा सके और बचेंद्री पाल को बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या दिया है? कितने समय में वे सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए थे? कितना समय लगा था उनको कैंप नंबर 4 से लेकर शिखर तक पहुंचने में? 5 घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे या 3 घंटे? तो वो लोग 2 घंटे में, कैंप नंबर 4 से शिखर तक वो 2 घंटे में पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है? ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक ऑक्सीजन की दर कितनी होती है? मतलब जब सब लोग चढ़ रहे हैं तो सभी के पास ऑक्सीजन दिया जाता है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप सबके जो सामान रहता है उसमें ऑक्सीजन रहता है, तो कितना आप सभी को ऊपर की चढ़ाई तक ऑक्सीजन लगेगा? तो इसका एक निश्चित दर इस्तेमाल कि सबको अलग अलग तो नहीं दे सकते हैं, सबको बराबर देनी पड़ती है, कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है, कोई कम इस्तेमाल करता है, तो वो एक जो निश्चित दर तैयार रखी गई है वो क्या है? कितनी आपको ऑक्सीजन आप ऊपर ले जा सकते हैं?
2 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर। तो वहां पर जो दर डिसाइडेड थी वो थी 4 लीटर। ऊंचाइयों के लिए 4 लीटर की दर डिसाइडेड थी कि आप इतना लेकर ऊपर चढ़ सकते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर कब खड़ी थी? 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर, 22 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर, 29 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर, 21 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सन और समय जो है सेम दिया हुआ है, सिर्फ डेट्स में चेंज है। तो डेट क्या है हमारी सही? 23 मई 1984 के दिन लेखिका दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे क्या दिया गया है? लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन सी महिला बनी? दूसरी, पांचवी, पहली या तीसरी? तो ये पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी थी। ये देखिए, पहली महिला हमारी ये थी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में क्या दिया है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यह पाठ किसने लिखा है? जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसके लेखक कौन है? यशपाल, बचेंद्री पाल, शरद जोशी या आनंद जोशी? तो सही है, ये पाठ हमारे सामने बचेंद्री पाल जी ने खुद लिखा है, क्योंकि वो खुद ही चढ़ी थी, तो उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा के तौर पर यह चीज हमारे सामने रखी है। अब है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कि लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया था? कि जो एक शेरपा था वो लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया था? लेखिका के धैर्य को देखकर, लेखिका के अदम्य साहस को देखकर, लेखिका की दूरदर्शिता को देखकर, लेखिका की सहयोग भावना को देखकर। तो की जो आश्चर्यचकित था लेखिका में देखकर वो था उनकी सहयोग भावना को देखकर। क्यों? क्योंकि वो सभी के साथ सहयोग करके चल रही थी, किसी को जो हेल्प की जरूरत पड़ रही थी वो भी कर रही थी, साथ में सभी के साथ पूरा सामंजस्य बिठाकर वो चढ़ाई कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? शेरपा लैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र का नाम क्या है? तो जो पूरा लैंड था शेरपा लैंड, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण जगह क्या थी? चमचे बाजार, तेंजिंग, नमचे बाजार या नमाचे बाजार? तो सही क्या था? नमचे बाजार शेरपा लैंड का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वहां पर एक बहुत अच्छा बाजार भी था, ज्यादा रिहायशी इलाका था, क्योंकि आप देखते हैं ना वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड एरिया रहता है, सब जगह ज्यादा लोग पॉपुलेशन में नहीं रह सकते, तो वो एक ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा चहल पहल रहती थी। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है? प्रेमचंद ने यात्री दल की पहली बड़ी बाधा किसे बताया था? यानी कि जो पहली हम लोग यात्रा जो कर रहे थे उसकी सबसे बड़ी बाधा, जो पहली सबसे बड़ी बाधा थी वो कौन सी उन्होंने बताई थी? प्लूम पर्वत शिखर, पैटीज या खंभू हिमपात या बर्फीली नदियां? तो उन्होंने सबसे जो बताया था वो था खंभू हिमपात। क्यों? क्योंकि ये सबसे टफ एरिया था जिसको पार करना उनके लिए मुश्किल होता, जो लोग मतलब ज्यादा फिट नहीं होते। तो ये हमारा उन्होंने बताया था प्रेमचंद जी ने। अब एक क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? पर्वत शिखर पर क्या लहरा रहा था? बड़ा सा ध्वज, बर्फ का बड़ा फूल या प्लूम, बर्फ की पहाड़ या झंडियां? तो जो दिखा रहा पर्वत शिखर पे सबसे लहरा था वो था बर्फ का बड़ा सा फूल या प्लूम। अब है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है? कर्नल खुल्लर ने लेखिका को वापस जाने की पेशकश क्यों की थी? कर्नल खुल्लर ने क्यों कहा था आप वापस चली जाइए? एक शेरपा की मृत्यु के कारण, सहायक रसोइये के लापता होने के कारण, हिमपुंज के नीचे दब जाने के कारण, खाई में गिरने से बचने के कारण। तो क्या हुआ था? उनके टेंट पे बहुत ज्यादा बर्फ गिर गई थी, तो वो बर्फ के नीचे दब गई थी। तभी उसके बाद उनको निकाल तो लिया गया था, लोब्सांग ने उनको निकाल लिया था, लेकिन कर्नल खुल्लर ने उनको पेशकश की थी कि अब जो है आप नीचे चले जाइए। तो क्या कारण था? कर्नल खुल्लर ने लेखिका को वापस जाने की पेशकश इसलिए करी क्योंकि वो हिमपुंज के नीचे दब गई थी, तभी उन्होंने कहा कि अब आप वापस चले जाइए। अब है क्वेश्चन नंबर 44
44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, तेंजिन ने एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त करने से पहले कितनी बार असफलता का स्वाद चखा था। तेंजिन ये क्या कहते हैं एवरेस्ट यात्रा कर रहे थे, तो ये भी इनकी पहली यात्रा थी और क्या कहते हैं बचेंद्री पाल की भी पहली यात्रा थी, लेकिन इससे पहले तेंजिन कई बार असफल कोशिशें कर चुके थे एवरेस्ट पर चढ़ने की। तो वो असफल कोशिशें कितनी बार कर चुके थे, 5 बार, 6 बार, 7 बार या 9 बार। तो वो 7 बार पहले भी एवरेस्ट पर चढ़ने की असफल कोशिश कर चुके थे, लेकिन उससे पहले वो चढ़ नहीं पाए थे, इसीलिए वो बार बार कह रहे थे क्या ये भी हमारी पहली यात्रा ही है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, हिमपुंज कैसे बनता है। हिमपुंज जो बताया था जिसके नीचे दब गई थी लेखिका, तो वो कैसे बनता है। प्लूम पर्वत शिखर के टूटे हिमखंडों से, ग्लेशियर के टूटे हिमखंडों से, ग्लेशियर के नीचे दब जाने से, ग्लेशियर के ऊपर उठ जाने से। तो जो हिमपुंज बनता है वो बनता है ग्लेशियर के टूटे हिमखंडों से, यानी कि जो जैसे ग्लेशियर नदी बह रही है, ठीक है, नदी बहती है तो पहाड़ आपस में रगड़ खाते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, तो जब वो पहाड़ रगड़ खाते हैं तो काफी बर्फ जो है गिर जाती है। तो वही रगड़ के कारण क्या हुआ, वो गिर गई और उसी के नीचे जो हिमपुंज मतलब बहुत सारा हिम जो है एक साथ कहीं पर गिर जाए, तो वो उसी के नीचे वो दब गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास में क्या है, जय लेखिका को कहां मिला था। जय जो थे उनके साथ में वो उनको कहां पर पहले भी मिल चुके थे। प्लूम पर्वत शिखर पर, खंबो हिमपात पर, जेनेवा स्पट की चोटी पर या पैटीज पे। तो वो कहां मिले थे, जेनेवा स्पट की चोटी पर जय और लेखिका की मुलाकात हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, लेखिका के यात्रा दल के नेता कौन थे। तो यहां पर जब हमने अभी पहले ही बताया था अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद जी थे, मतलब कहने का मतलब कि जो पूरा दल आया था एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए उसके प्रेमचंद जी थे। लेकिन जब उन दलों को कुछ अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया, तो जो पार्ट बता उसमें लेखिका जो थी जिस दल में थी उस दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, प्रेमचंद, तेंजिंग, कर्नल खुल्लर या डॉक्टर मीनू मेहता। तो कर्नल खुल्लर जो है वो बचेंद्री पाल की जो दल था उनका नेतृत्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, पर्वत शिखर पर लहराता बर्फ का ध्वज कितने किलोमीटर का था। बर्फ का ध्वज मतलब जो प्लूम था, बर्फ का जो फूल था प्लूम, वो कितने किलोमीटर लंबा था। 10 किलोमीटर या इससे अधिक, 11 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो ये था 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकता था, जो अंदाजा पार्ट में लगाया गया है, क्योंकि ये करीबन 150 किलोमीटर की जो तेज रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती है ना, उससे ये बर्फ की जो है ये बड़े बड़े फूल बन जाया करते थे। तो जो अब की जो ये फूल बना था ये 10 किलोमीटर से कहीं ज्यादा लंबा था। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, एवरेस्ट के शिखर पर फोटो किसने ली थी। जब सभी एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए तो किसने फोटो खींची थी, सोनम पुलजर ने, कर्नल खुल्लर ने, तेंजिंग ने या की ने। तो फोटो खींचने वाली थी सोनम पुलजर, जिन्होंने सभी की ग्रुप फोटो एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद में खींची थी। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, लेखिका के अनुसार खतरनाक स्थलों पर किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। जब खतरनाक जगहें आती है तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। हर संभव सामान लेकर चलना चाहिए, हर कदम पूरी तरह से सोच समझकर उठाना चाहिए, सहायकों के बिना नहीं जाना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तो लेखिका के अनुसार जब खतरनाक स्थल हो यानी खतरनाक जगहें हो तो उस जगह हमें हर कदम पूरी सोच समझ कर समझदारी के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि कहीं एक गलत कदम पड़ा तो बर्फ धसक सकती है और हम नीचे गिर सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, 16 शेरपा कुलियों के दल में से कितने लोग घायल हुए थे। जो 16 शेरपा थे कुली, उनके दलों में कितने लोग घायल हुए थे, 14, 15, 16 या 17। तो यहां पर जो घायल हुए थे वो थे 14 शेरपा कुली घायल हो गए थे।
भाई एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कहीं हिमपुंज गिरते हैं, कहीं धसक जाती हैं। तो टोटल जो 16 शेरपियों का दल था उसमें से 14 कुली घायल हो गए थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है, मान चोटी पर बचेंद्री पाल ने कितने मीटर की चढ़ाई पूरी की थी। जब मान चोटी पर उन्होंने कितने मीटर की चढ़ाई करी थी, 75 मीटर, 75,000 मीटर, 70,000 मीटर, 65,000 मीटर या 80,000 मीटर। तो मान चोटी पर बचेंद्री पाल जी ने 75,000 मीटर की चढ़ाई पूरी करी थी, पूरी 70,000 मीटर की चढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, किसके सहयोग से बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की थी। किसने उनको बहुत ज्यादा हेल्प करी थी कि ताकि वो एवरेस्ट पे पूरी तरीके से अच्छे से चढ़ सके। शेरपा कुली की सहायता से, कर्नल खुल्लर की सहायता से, अंगदोरजी की सहायता से, लेहाटू की सहायता से, अंगदोरजी की। तो यहां पर सही जो था वो क्या था, अंगदोरजी की सहायता से उन्होंने ये जो चढ़ाई थी पूरी करी थी। उन्होंने बहुत, अंगदोरजी ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी थी। अब एक क्वेश्चन नंबर 54 पे क्या दिया है, अंगदोरजी ने ऐसा क्या किया था कि लेखिका उनके प्रति कृतज्ञ हो उठी थी। मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना और धन्यवाद देने वाली सिचुएशन में आ गई थी। क्या किया था अंगदोरजी ने, लेखिका की आर्थिक सहायता करने के कारण, लेखिका को इस अभियान के विषय में जानकारी देने के कारण, लेखिका को मंजिल तक पहुंचाने और प्रोत्साहित करने के कारण, लेखिका के मित्र और सहायक होने के कारण। तो क्या कारण था, कारण ये था कि उन्होंने बहुत ज्यादा लेखिका को प्रोत्साहित किया था और मंजिल तक पहुंचने में मदद भी करी थी। इसीलिए अंगदोरजी के प्रति लेखिका बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ भाव प्रकट कर रही थी। अब एक क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित पर्वतों में से किसे सरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पर्वत की बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत सारी श्रृंखला है, हिमालय पर्वत तो बहुत एरिया में फैला हुआ है। तो उसमें किसको सरमाथा के नाम से जाना जाता है, हिमालय, एवरेस्ट, कैलाश या नंदा देवी। तो सही है, एवरेस्ट को सरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 में क्या दिया है, लेखिका के जीवन पर आया संकट किसके कारण टल पाया था। उनके जीवन पे क्या संकट आया था, वो बर्फ के नीचे दब गई थी। तो किसने उस संकट से उन्हें निकाला था, किसने उन्हें इस संकट से उबार लिया था। अंगदोरजी के कारण, लेहाटू के कारण, लोब्सांग के कारण या कर्नल खुल्लर के कारण। तो सही था लोब्सांग के कारण जो है लेखिका के जीवन पे जो संकट आया था वो टल पाया था। अब एक क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है, अंगदोरजी की एवरेस्ट चढ़ाई में क्या खास बात थी। जो अंगदोरजी एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे उसमें बात खास क्या थी। वह 2 बार सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बनने वाले थे, इसलिए वह महिला के साथ मिश्रित समूह वाले पहले अभियान पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे। मतलब ऐसा दल जिसमें महिलाएं भी थी, तो वो ऐसा दल था जो महिलाओं को लेकर चढ़ रहा था, इसलिए था। वह बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बनने वाले थे। यानी कि उन्होंने दूसरी बार, एक बार भी बिना ऑक्सीजन के उन्होंने चढ़ाई करी थी और दूसरी बार भी वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे। और चौथा है, वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सफल शेरपा बने थे। तो ऐसा क्या कारण था, तो अंगदोरजी की एवरेस्ट की चढ़ाई में जो खास बात थी कि वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के दूसरी बार भी एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बनने वाले थे। यानी कि एक बार पहले भी कर चुके थे और दोबारा भी वो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू कब चला। तो कब चला था, 7 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च या 8 मार्च को। तो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए फ्लाइट पर शुरू करी गई थी इस यात्रा को। देखिए आंसर 7 मार्च। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 59। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यह वाक्य किसने कहा था, ये जो वाक्य बोला गया था ये किसने बोला था। उपनेता प्रेमचंद,
डॉक्टर मीनू मेहता, कर्नल खुल्लर या बचेंद्री पाल ने? तो जो ये बात बोली थी वो थी कर्नल खुल्लर ने। कर्नल खुल्लर ने जब जो शेरपा कुली की मृत्यु की खबर मिली थी तो सब बहुत डिप्रेस हो गए थे, तब उनको इंकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये वक्तव्य कर्नल खुल्लर ने सभी के सामने बोला था कि मृत्यु को हमें सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है? लेखिका के दल को खुम्बु हिमपात की स्थिति से किसने अवगत कराया था? कौन था जो बता रहा था कि खुम्बु हिमपात की स्थितियां कैसी हैं? उपनेता प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता, कर्नल खुल्लर या रीता गोबू? तो जिसने अवगत कराया था वो थे उपनेता प्रेमचंद, जिन्होंने बताया था कि खुम्बु हिमपात की जो स्थितियां हैं वो कितनी खतरनाक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 में हमारे पास क्या दिया गया है? डैश अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही होता है। तो क्या उस जगह पर आएगा? ग्लेशियर, हिमपात, कोहरा या उपरोक्त सभी? तो सही जो है इस वक्तव्य में वो क्या है? हिमपात। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही होता है। यानी बर्फ जो होती है वो कंडेंस नहीं हो पाती, छोटे छोटे टुकड़ों में वो गिरने लगती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 में क्या दिया गया है? संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग डैश आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। कितने? संपूर्ण प्रवास के दौरान कितने को हिमपात बराबर छुएगा? 2 दर्जन आरोहियों और कुलियों को, 3 दर्जन, 1 दर्जन या 8 दर्जन? तो यहां पर सही क्या है? 1 दर्जन। क्या था? संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब कितने? 1 दर्जन। 12 लोग चढ़ाई कर रहे थे पूरे टाइम में और हिमपात बराबर होता रहेगा। हिमपात मतलब आपका स्नोफॉल होता रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 63 में हमारे पास में क्या दिया है? डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी थी? उन्होंने क्या बात बताई थी? ऐसी क्या नॉलेज दी थी? एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना, लहट्टों और रस्सियों का उपयोग करना, उपरोक्त दोनों सही है या उपरोक्त सभी गलत है? तो डॉक्टर मीनू मेहता ने जो जानकारी दी थी वो था कि एल्युमिनियम और सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाया जाए और लट्ठे और रस्सियों से उनको स्थायी तौर से टिकाया जा सके ताकि वो बड़ी बड़ी दरारों को क्रॉस कर सके। तो दोनों ही जानकारियां उन्होंने दी थी। तो यहां पर सही क्या होगा? उपरोक्त दोनों सही है। ये दोनों ही जानकारियां डॉक्टर मीनू मेहता ने दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है? तीसरा दिन किस काम के लिए निश्चित किया गया था? जो तीसरा दिन था वो किस काम के लिए निश्चित किया गया था? हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए, कैंप 1 से कैंप 2 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए, कैंप 2 से कैंप 3 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए, या उपरोक्त सभी गलत हैं? तो तीसरा दिन जो निश्चित किया गया था वो था हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया? कैंप 1 पर पहुंचने वाली महिलाओं में लेखिका के साथ और कौन थी? कैंप 1 में जो 2 महिलाएं पहुंची थी, एक तो हमारी लेखिका बचेंद्री पाल थी, लेकिन उनके साथ दूसरी महिला और कौन थी? मीनू मेहता, बचेंद्री पाल, रीता गोबू या कोई भी नहीं? तो जो पहुंची थी वो थी रीता गोबू, जो बचेंद्री पाल के साथ में वहां पर पहुंची थी। अब क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है? कैंप 4 कहां लगाया गया? जो चौथा कैंप लगाया गया था वो कहां पर लगाया गया था? साउथ कोल पे, ग्लेशियर पे, एवरेस्ट शिखर पर या पेरिस पे? तो जो लगाया गया था चौथा कैंप वो था साउथ कोल पर। साउथ कोल में उस कैंप को लगाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? बचेंद्री पाल का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? कब हुआ था ये तो हमने देख लिया, मगर कौन से राज्य में हुआ था? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में? तो उनका जन्म हुआ था उत्तरांचल में, चमोली जिले में उनका जन्म हुआ था। ये देखिए।
अब है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है, बचेंद्री पाल की माता जी का क्या नाम था? उनकी माता जी का नाम क्या है? हंसा देई नेगी, मुक्ता देई नेगी, विद्या देई नेगी या उमा देई नेगी? तो उनकी माता बचेंद्री पाल जी की माता का नाम था हंसा देई नेगी। क्वेश्चन नंबर 69। 69 है, बचेंद्री पाल के पिता का क्या नाम था? विजय सिंह पाल, किशन सिंह पाल, कृष्ण सिंह पाल या अभय सिंह पाल? तो बचेंद्री पाल की माताजी का नाम था, सॉरी पिताजी का नाम था किशन सिंह पाल। माताजी का नाम तो हम देख चुके हैं, हंसा सिंह देई था, और हाँ, और इनका बचेंद्री पाल के पिता का नाम था किशन सिंह पाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 क्या है, अभियांत्रिकी से क्या तात्पर्य? अभियांत्रिकी जो शब्द होता है इसका क्या अर्थ होता है? उदासी, आरोही की आवश्यक सामग्री होती है ये किसी तरीके की, या तकनीकी होता है, या आवश्यक आशा उत्पन्न करने वाले? तो यहाँ पे अभियांत्रिकी से तात्पर्य है तकनीकी। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम लोग हिंदी में तकनीकी भी बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में हम बोले तो क्या कहते हैं उसको? अभियांत्रिकी। तो ये हुआ अभियांत्रिकी का हिंदी तात्पर्य ही क्या हुआ? तकनीकी। और इंग्लिश में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। क्या है, लेखिका की एवरेस्ट अभियान की शुरुआत। अब उन्होंने हमें कहां से बताया है ये पाठ, कि जब उनकी एवरेस्ट की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने उस पूरी यात्रा का वर्णन इस पाठ में हमारे सामने रखा है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। ध्यान रखिए 7 मार्च को। मुख्य अभियान दल के प्रस्थान करने से पूर्व उप नेता प्रेमचंद के नेतृत्व में एक दल एवरेस्ट के बेस कैंप के मार्ग की सफाई करने के लिए भेजा गया। तो अब वहां के जो नेता अभियान दल के थे प्रेमचंद जी, उनके उसमें जो है वहां पर मार्ग की सफाई भी करनी पड़ती। भाई जहां बेस कैंप लगाना है वहां की तो पहले क्लीनअप कर, तभी तो बेस कैंप लगाया जाएगा। तो इन लोग के जाने से पहले वहां पर एक दल जा चुका था जो वहां पर बेस कैंप लगाने के लिए सफाई वगैरह कर रहा था। लेखिका ने सर्वप्रथम शेरपा लैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा। तो अब क्या हुआ, लेखिका ने सबसे पहले कहां से देखा? जब वो नमचे बाजार पहुंची तो वहां से उन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा था। नेपालियों के बीच एवरेस्ट का एक और नाम प्रचलित है जिसे बोलते हैं सागर माथा। एवरेस्ट तो हम जानते हैं, लेकिन नेपाली लोग उन्हें क्या बोलते हैं? सागर माथा। लेखिका एवरेस्ट के प्रति बेहद आकर्षित हुई और मन ही मन वह एवरेस्ट की चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी थी। मतलब एक तो होता है ना कि हाँ हमें वहां जाना है, एक एक्साइटमेंट होती है। जैसे हम लोग भी कहीं वेकेशन पे जाते हैं, कुछ करें कुछ काम, तो एक्साइटमेंट रहता है कि हमें जाना है। मगर ये रास्ता बहुत मुश्किल था, इस बात से बचेंद्री पाल पूरी तरह वाकिफ थी। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय भी किया कि मुझे इसको पार करना है। तो वो एक्साइटमेंट भी था और उन्होंने इस चीज़ का अपने आप से प्रॉमिस भी किया कि नहीं हम कर लेंगे। अपने दल समेत लेखिका जैसे ही पेरिच पहुंची तो वहां उसे एवरेस्ट अभियान पर गए 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु तथा 4 अन्य के घायल हो जाने की सूचना मिली। मतलब जैसे ही वो वहां पहुंची उन्हें पता चला कि एक दल में से एक शेरपा, यानी कि जो उनके कुली होते हैं जो सामान लेकर चलते हैं, वो एक शेरपा जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया और 4 घायल हो गए। क्योंकि भाई देखिए रास्ता बहुत मुश्किल है, आपके एवलांच आते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं, तो बहुत कुछ होता है। तो उसी में उनको इस चीज़ की खबर मिली थी। एक कर्नल खुल्लर की प्रेरणा एवं उपनेता प्रेमचंद का सहयोग। कर्नल खुल्लर जो एवरेस्ट अभियान दल के मुखिया थे, यानी कि इस पूरा जो दल जाने वाला था इनका एवरेस्ट पे, इस पूरे दल के वो मुखिया थे कर्नल खुल्लर। और साथ में कौन थे जो उसकी पूरी देखरेख कर रहे थे? वो है प्रेमचंद जी। उन लोगों ने जो है ना थोड़ा सांत्वना बधाई, सबको प्रोत्साहित किया कि भाई मृत्यु कहीं ना कहीं लोगों को डिप्रेस कर देती है। तो दल के काफ़ी लोग थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, तो इन लोगों ने उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, नहीं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं इस तरह के अभियान दलों में, तो अपने आप को डिप्रेस मत करिए। ने एवरेस्ट अभियान के दौरान इस तरह की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी कि नहीं ऐसी चुनौतियां होती हैं, आपको भी सामना करना पड़ेगा मगर अपने आप को मजबूत रखते हुए।
इस बीच उपनेता प्रेमचंद ने एवरेस्ट अभियान मार्ग की सफाई हो जाने की सूचना दी। उन्होंने कि इस मार्ग की सफाई हो चुकी है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इधर आए दिन हिमपात और हिमस्खलन की सूचना मिलती रहती थी। यानी हिमपात यानी कि स्नोफॉलिंग हो रही है, हिमस्खलन यानी कि एवलांच आ रहे हैं, इस बात की जो है जगह जगह सूचना मिली थी। एवलांच मीन्स होते हैं जो बर्फ एकदम से पहाड़ों से गिरती हुई चली आती है, वो चीज़ होती है। जैसे कहीं पे हो बहुत ज़्यादा बर्फ हो तो वो ढलते हुए नीचे चली आती है, जिससे लेखिका अपने अभियान को लेकर बेहद आशंकित और डरी रहती थी। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दूसरा डर भी था कि कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। परंतु एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का सपना उनकी आंखों में पल रहा था। लेखिका और दल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निरंतर अभ्यास करता रहा। तो जहां एक तरफ उनके अंदर था कि नहीं हम पहुंच जाएं, तो वहीं ये सारी घटनाओं से उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी था कि पता नहीं हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे कि क्या है। ये डर उनको कहीं ना कहीं अंदर घेरे हुए था। ये डर सभी के अंदर था, लेकिन तब भी सब अपने अभियान दल की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमें जाना है, और सब हो भी रहा था। शेरपा तेंजिंग से मुलाकात। अब उनका जो एक कुली, हर एक व्यक्ति को एक कुली मिला हुआ था जो सामान को ढोने के लिए, तो उनका शेरपा तेंजिंग से मुलाकात होती है। क्या होता है, एक दिन लेखिका के बेस कैंप में शेरपा तेंजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ आए। उन्होंने सभी पर्वतारोहियों से अलग अलग बात की। लेखिका ने जब बताया कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट पर उसका पहला अभियान है, तो शेरपा तेंजिंग ने लेखिका की दृढ़ता एवं कर्मठता पर विश्वास जताते हुए उसकी सफलता की कामना की। जब तेंजिंग से वो पहली बात मिली तो उन्होंने बताया कि भाई हम नौसिखिया हैं, हम आज से पहले कभी गए नहीं, हमने इस तरीके से नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें पता है कि आप कर लेंगी। होता है ना कि हम किसी से जब पहली बार बात करते हैं तो उस व्यक्ति को हम परखने की कोशिश करते हैं। तो शेरपा तेंजिंग भाई एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे, इतनी बार एवरेस्ट पे आ जा चुके थे, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर एक एक्सपीरियंस था। तो जब वो बचेंद्री पाल जी से मिले तो उनके अंदर ये उन्होंने तुरंत देख लिया उनके अंदर, शेरपा ने, कि नहीं इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एवरेस्ट तक पहुंच सकती हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि भले आप नौसिखिया हो, आप पहली बार जा रहे हो, पर आप इतना कैपेबल हो कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। उन्होंने लेखिका का विश्वास बढ़ाते हुए उसे पक्की पर्वतीय लड़की बताया। उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप कर लोगे, और पहाड़ों पर रहने के कारण आप जो है ये चीज करने में केपेबल भी हैं। और कहा कि उसे पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, इससे लेखिका का उत्साह बढ़ा। उन्होंने कहा भाई लोग होते एक दो प्रयास करते हैं तब कहीं जाकर एवरेस्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले ही प्रयास में पहुंच जाओगे, इस चीज का मुझे विश्वास है। मौत से लेखिका का सामना। अब जैसे हमने बताया कि एवलांच आ रहे थे और साथ ही स्नोफॉल भी हो रहा था, तो इसी तरह की एक घटना रास्ते में लेखिका के साथ भी घटती है। क्या हुआ, 15-16 मई 1984 को जब लेखिका अपने कैंप 3 में गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी बर्फ के एक विशाल चट्टान उनके कैंप से आ टकराई। मतलब बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान आके उनके कैंप के पास आके उनके कैंप पे गिर गई। लेखिका कई फीट बर्फ के नीचे दब गई। लेखिका के सहयोगी लोब्सांग एवं शरिंग उनके साथ तंबू में ही थे। मतलब उनके साथ तंबू में खाली वो अकेले नहीं थी, उनके और भी लोग थे। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया और बड़ी तत्परता से वे लेखिका को बचाने के प्रयास में जुट गए। मतलब खाली वो अकेले नहीं थी, अंदर और भी लोग थे। उन लोग सभी के पास नाइफ होती है, तो उन लोगों ने क्या किया, चीज़ को डिग करना शुरू किया, टेंट काटा और उसको खोदा, और करके किसी तरीके से लेखिका और खुद वो बाहर आ गए। आसपास जमे कड़े हिमपिंडों को खोदकर लोब्सांग ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बर्फ से की कब्र से बाहर निकाला। लेखिका मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। कर्नल खुल्लर ने इस बचाव अभियान की जमकर प्रशंसा की। मतलब जो उनके साथ थे लोग, उन्होंने लेखिका को बचा लिया। और कर्नल खुल्लर जो इस पूरे ही दल के नेता थे, उन्होंने इस पूरी, भाई होता ना हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स कैसा है, अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और वही रिएक्शन हमें उस पड़ने वाली मुश्किल से तुरंत बाहर करता है।
अब जैसे मान लीजिए, इसको सपोज हम ऐसे बोलते हैं कि हम लोग तो भाई बर्फ में नहीं गए, कभी फंसे नहीं, तो हमें नहीं पता, लेकिन घर में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती है। मान लीजिए सपोज घर में किसी दिन गैस का नॉब खुला रह जाए, तो आपकी सिचुएशन सबसे पहले क्या होगी? आप भाग जाओगे घर के बाहर, अरे हमें घर को भी बचाना है, तो सबसे पहले आप खिड़की दरवाजे खोलो सारे, डोंट कोई स्विच ऑन नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देने हैं, जिससे फटाफट एयर वेंटिलेशन हो और जितनी गैस घर के अंदर भरी है वो बाहर निकल जाए। तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है। मान लीजिए सपोज अगर घर में आग लगती है तो आप उसे कैसे बुझाते हो? अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी में लगी है या कहीं मान लीजिए पर्दे में लगी है, तो इन दोनों को बुझाने का तरीका अलग अलग रहेगा ना। तो वही चीज़ें देखी जाती हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यहाँ पर जो है, उनके साथ जो शेरपा थे उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स क्या रहा, उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से कोशिश करके निकाल लिया जो बचेंद्री पाल जी को था, और इसी की जो बढ़ाई है वो कर्नल खुल्लर ने सभी की प्रशंसा करी। साउथ कोल से एवरेस्ट विजय तक का सफर। अब हर जगह पॉइंट्स बनाए गए थे, इस दिन में हमें यहाँ पहुंचना है, इस दिन में हमें यहाँ पहुंचना है। तो जब ये लोग साउथ कोल पहुंचे और साउथ कोल से एवरेस्ट तक का क्या यात्रा रही, ये चीज लेखिका के साथ जय तथा मीनू एवरेस्ट की इस महत्वपूर्ण चढ़ाई में सहयोगी थे। 2 लोग और सहयोगी थे। लेखिका साउथ कोल कैंप सबसे पहले पहुंच गई, परंतु साथियों की सहायता हेतु वह दुर्गम मार्ग पर पुनः वापस आई। तो अब क्या था कि उनको पुनः वापस वहां पर पहुंचना था। लेखिका के सहयोगी उसके इस तरह वापस आने से हक्का बक्का थे। जो लेखिका के जितने भी कि मतलब ये वापस क्यों आ गई, एक तो पहले पहुंची और फिर वापस आ गई, ऐसा क्यों हुआ? तो अगले दिन पृथ्वी की बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध साउथ कोल से लेखिका अंगदोरजी के साथ एवरेस्ट की अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हुई। अब दूसरे दिन फिर वो चढ़ाई के लिए तैयार हो गई और अपने आरोहण मार्ग की बाधाओं को अत्यंत संयम, सहजता एवं कुशलता से पार करती हुई शिखर कैंप तक पहुंच गई। अब शिखर से पहले भी एक कैंप लगा था, मतलब सबसे पहले शिखर से पहुंचने से पहले एक कैंप लगा था, आपको वहां पहुंचना था। तो रास्ते में बहुत परेशानी आई, जैसे कि बोला गया था यहाँ पर क्या पृथ्वी की सबसे कठोर जगह साउथ कोल को कहा जाता था, तो वो वहां पर पहुंची। वहां से जो है कैंप तक पहुंचने में बहुत मुसीबतें थी, उन सभी को पार करते हुए वो शिखर के नजदीक जो कैंप था वहां तक पहुंच गई। दक्षिणी शिखर के नीचे लेखिका को लहाटू मिला, जिसने लेखिका की सहायता की और उसके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। इससे शेष चढ़ाई में लेखिका को आसानी महसूस हुई। अब क्या होता है ना, हम जैसे जैसे ऊपर लेवल पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ पर जाते जाएंगे ना, आप बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है ना, ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एवरेस्ट पे जाने वाले सभी लोगों के साथ में होती है, बचेंद्री पाल जी के साथ में भी थी। तो अब उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो लहाटू जो थे उन्होंने उनके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया ताकि ऑक्सीजन उन्हें ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पहुँचे और वो ईजिली ऊपर चढ़ सके। एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल। अब यहाँ पे वो मोमेंट आने वाला है जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंच गई। जमी हुई बर्फ को काटते तथा बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। ये याद रखिएगा, ये दिन, ये समय, सब कुछ आपको याद रखना है। कब? 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर थी। इस तरह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बनी, मतलब पहली महिला जो भारत की थी और एवरेस्ट पर पहुंची। लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर मां दुर्गा का चित्र तथा हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया और अपने रज्जु नेता अंगदोरजी का झुककर अभिनंदन किया। मतलब जो उनको वहां तक गाइड करके लेकर आए थे उनको धन्यवाद व्यक्त करते हुए सर झुकाकर उनको ग्रीट किया। आनंद के इस क्षण में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया।
कर्नल खुल्लर समेत कई लोगों ने लेखिका को उनकी सफलता पर बधाई दी। अब वो पहली भारतीय महिला थी जो पहुंची थी एवरेस्ट पे, तो इस बात की खुशी थी, इसलिए उन्होंने वहां पर ईश्वर को याद किया, अपने माता पिता को याद किया और जो उनके गाइड रहे ऊपर तक लाने के लिए उनका भी धन्यवाद व्यक्त किया और सभी ने उनको बधाई दी। तो मुश्किलें बहुत आती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बचेंद्री पाल जी को ही लाइफ में मतलब एवरेस्ट चढ़ने में, हमारे अपनी लाइफ में भी बहुत सारे हडल्स रहते हैं, हमें पार करने होते हैं, लेकिन हमें इससे ये सीख मिलती है कि भले आपके कितने भी परेशानी हो, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। हमने जहाँ अपने आप को दृढ़ निश्चयी बना लिया तो कोई भी मुसीबत होगी हम फटाफट उसको पार कर लेंगे। अब इस पार्ट को तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 1 है, लेखिका खतरों को सामने देखकर भी अंगदोर्जी के साथ एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? अब क्या था, उन्होंने देखा कि इतनी मुसीबतें हैं हमें जाने में, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों उन्होंने किया? लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर जाना चाहती थी क्योंकि उनके मन में कठिनतम चुनौतियों का सामना करने का साहस और लेखिका को अंगदोर्जी की कर्मठता और आरोहण क्षमता पर पूरा भरोसा था। एक तो उन्हें ये था कि हम इन चुनौतियों को पार कर लेंगे और दूसरे उन्हें पता था कि अंगदोर्जी की जो चढ़ाई की जो कैपेबिलिटी है वो, और उनकी जो कर्मठता यानी कि कैपेबिलिटी है कर्म करने की, यानी कि चीज़ों को करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इसी चीज़ पर विश्वास करके उन्होंने आगे बढ़ने की चुनौती को स्वीकार किया। इसी विश्वास के कारण उसने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर को छूने का फैसला किया। अपने आप पर भी उन्होंने विश्वास रखा और अपने साथी पर भी उन्होंने विश्वास रखा और तभी वो एवरेस्ट पर पहुंच गई। प्रश्न संख्या 2 है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया और लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने क्या कहकर बधाई दी? मतलब पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया था और कर्नल खुल्लर ने उन्हें कैसे बधाई दी थी? तो उन्होंने क्या किया था, माँ दुर्गा और हनुमान चालीसा को बर्फ के नीचे दबाया था। उन्होंने अपने जो साथ के अंगदोर्जी हैं उनको प्रणाम किया था और साथ में माता पिता को याद किया था। तो वही सब बताना है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने सागर माथे को चूमकर पूजा अर्चना की और अपने साथ लाई गई हनुमान चालीसा और माँ दुर्गा के चित्र को बर्फ में दबा दिया। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई दी कि कहा कि तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर सभी को प्रसन्नता है, देश को इस पर गर्व है। मैं तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। तो इस तरीके से कर्नल खुल्लर ने भी उनको अप्रिशिएट किया बहुत ही ज़्यादा कि आपने बहुत अच्छा किया और इसके लिए मैं आपके माता पिता को भी बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरेस्ट यात्रा में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पाठ के आधार पर बताना है कि मैं बहुत दिया क्या क्या तैयारियां हैं, वो सब चीज़ें, तो इन्हें आप पॉइंट्स में दे दीजिएगा। कैसे, ये देखिए। एवरेस्ट की यात्रा करना एक जटिल अभियान होता है जिसमें जोखिम भी बहुत रहता है। सभी पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने और खतरों का सामना करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि खतरों से घबराना नहीं चाहिए। एवरेस्ट यात्रा के लिए निम्नलिखित तैयारी, देखिए हम जो बाकी तैयारियां करते हैं इक्विपमेंट के साथ अलग होता है, एक लोगों को मेंटली भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है। तो वो मेंटली अप्रिशिएशन तो होता ही होता है और साथ में आपको अलग और क्या तैयारी करनी है वो इस प्रकार है। एल्युमिनियम की सीढ़ियों का पुल बनाना सीखना होता है, दीवारों पर बंध बांधना सीखना होता है, मतलब दीवारों पे आप किस तरीके से हुक्स लगाओगे क्योंकि चढ़ाई होती है वो चीज़ें। ऑक्सीजन सिलेंडरों की समुचित व्यवस्था करनी होती है, जैसा हमने बताया कि ऊपर चढ़ाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो हमें उसके लिए भी प्रबंध करना पड़ता है। बर्फ काटने की कला में निपुणता प्राप्त करनी पड़ती है कि मतलब हम बर्फ को कैसे काटेंगे। सपोज अगर हम बर्फ में कहीं फंस जाते हैं या हमें रास्ता बनाना है तो बर्फ को काटना भी हमें आना चाहिए, तो वो भी सीखना होता है। कैंप का सामान, दवाइयाँ आदि रखना। अब हमें कैंप बनाना है, जगह की जगह हमें कैंप बनाने हैं, तो कैंप के लिए क्या क्या सामान लगेगा, उसे कैसे लगाया जाएगा, आवश्यक खाने पीने की सामग्री और बहुत ही ज़रूरी होता है मेडिसिन। ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये मेन कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन में साहस एवं लगन की भूमिका सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या है? जीवन में साहस एवं लगन की भूमिका। क्या है? जीवन में साहस और लगन की, मतलब हमारे अंदर
साहस तो होना चाहिए, लेकिन किसी को करने को लगन भी होनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर हम कहीं पर कोई चीज़ जीतना चाहते हैं, चाहना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे पा सकते हैं? सफलता प्राप्ति के लिए जीवन में साहस एवं लगन की महत्वपूर्ण भूमिका असंदिग्ध है, मतलब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेखिका की सफलता इसका जीवंत प्रमाण है। लेखिका की एवरेस्ट यात्रा के दौरान उसके जीवन पर ही संकट आ गया। मतलब क्या हुआ था? उसके जीवन पर भी संकट आ गया था। थोड़ी देर के लिए वह भयभीत भी हुई थी, थोड़ी देर के लिए उन्हें जो है डर भी लगा था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा एवं लगन के कारण वह इससे बाहर निकलने में सफल रही। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग की इन बाधाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। मतलब अब भाई होता ना, हडल्स आते हैं, तो वही हडल उनके भी आया था, लेकिन उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ती रही। वह अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में धैर्य के साथ जुटी रही और अंततः सफलता ने उनके चरण चूमे। लेखिका के धैर्य एवं लगन की परीक्षा पूरे अभियान के दौरान बार बार होती रही। वह परीक्षा में खरी उतरती गई। उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही अंगदोर्जी के साथ शिखर को छूने की योजना बनाई, जिसमें उसे दिन के समय से ही कैंप के शिखर तक पहुंचना एवं शिखर से वापस कैंप तक लौटना आवश्यक था, क्योंकि अंगदोर्जी रात के समय उसे खुले बर्फ के बीच में नहीं रह सकता था। लेखिका के साहस एवं आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वह अपने उस उद्देश्य में सफल हुई और उसने एक नया इतिहास रचा। तो यहाँ पर क्या था, जो शिखर के पास जो कैंप लगाया था, वहां से शिखर तक पहुंचना और शिखर से वापस कैंप तक आना, ये दिन के उजाले में करना जरूरी था, क्योंकि रात के समय हम नहीं चाहते थे कि कहीं कोई फंस जाए, तो इसलिए ये भी काम अंगदोर्जी ने किया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दृढ़ निश्चय साहस के साथ ये पूरी यात्रा संपन्न की गई और विजय भी प्राप्त की गई। तो ये पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। हमने फटाफट आपको चैप्टर में बताया क्या क्या है, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए। अब इसके अलावा हमने जो पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एमसीक्यूज हैं, बहुत कुछ कराया हुआ है। ये सब चीज़ें अगर आपको ढूंढनी है तो आप कहाँ पर जाओगे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो आप देखेंगे एक CBSE K-12 इंग्लिश दिया है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पे क्लास। आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लास 9th क्लिक करना है। 9th क्लिक करते ही आपके सामने 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब आपको करना है अपनी स्पर्श बुक को ढूंढना है। स्पर्श बुक हमारी यहाँ पर दी हुई है, यहाँ वॉच नाउ है, इसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है ये देखिए पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट में वो चैप्टर ढूंढना है जो आपको पढ़ना है। जिसे यहाँ दिया है देखिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप इसको क्लिक करोगे, सामने आएंगे, जो कुछ भी आपको देखना है उसे क्लिक करिए। आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।